आप देख रहे हैं केबीसी का खास कार्यक्रम योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आपका स्वास्थ्य। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता दिखा रहे हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, योगा से ही होगा। और जब योगा में प्राकृतिक चिकित्सा मिल जाए तो यह सोने पर सुहागा जैसा होता है। हमारा यह विशेष कार्यक्रम आप प्रत्येक रविवार को केबीसी न्यूज के साथ साथ केबीसी न्यूज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाना चाहते हैं तो यह कार्यक्रम देखना कभी ना भूलें। हमारे इस कार्यक्रम में योगाचार्य बीके मिश्रा और प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ बीके झा द्वारा जीवन को बेहतर बनाने का गुर सिखाया जा रहा है। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं योगाचार्य डॉक्टर बीके मिश्रा का। नमस्कार। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ जाने माने बीके झा। नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का विषय है डायबिटीज। आज हम जानेंगे कैसे आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जीवन को सरल तरीके से जी सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर बीके मिश्र, योगाचार्य, योग आरोग्य विज्ञान संस्थान की तरफ से, ये स्थित है कटिहार में, राजहाता में योग आरोग्य विज्ञान, उनकी तरफ से मैं आपके सामने में आज उपस्थित हूँ और सभी दर्शक श्रोतागण को मैं प्रेम भरा नमस्कार अर्पण करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है योग द्वारा डायबिटीज़ का निदान। डायबिटीज़ मतलब शुगर और हिंदी में मधुमेह, इससे छुटकारा कैसे पाएं, ये विषय लेकर के मैं आपके सामने में उपस्थित हूँ। और योग क्या इसमें बताता है ताकि आप पूर्ण रूप से इस रोग से मुक्ति पा सकें, वो मैं आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। पहली बात कि ये रोग के विषय में आप जानते होंगे और कुछ विशेष भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको लाभ मिलेगा। और ये रोग है डायबिटीज़। आप जानते होंगे कि पेट में बाईं तरफ पैनक्रियाज एक ऑर्गन है, इसका नाम है पैनक्रियाज। और ये ऑर्गन की निष्क्रियता के कारण ये इंसुलिन बनाना कम कर देता है या बंद कर देता है। तो डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं, एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। टाइप 1 होता है जिसमें कि संपूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाता है, बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बनाता पैनक्रियाज, माने सूख जाता है। और टाइप 2 में कुछ बनाता है इंसुलिन और नहीं, जो जितनी ज़रूरत है उतना वो बना नहीं पाता। तो टाइप 1 तो बहुत सीरियस है। टाइप 2 को निकाला जा सकता है, इससे मुक्ति पाई जा सकती है। अगर ये सूखा नहीं है तो योग आपको 100 में 100% मुक्ति दे देगा। अगर आप 90 दिन के लिए मात्र योग को धारण कर लें तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, कई लोगों को यहाँ मैंने ठीक किया है, वो डायबिटीज़ से मुक्त हुए हैं और मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे, जैसो क्या करें, क्या आसन करें, क्या प्राणायाम करें और हमारा लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए। दो शब्द में ये बोल दूँ कि सूख जाता है पैनक्रियाज, तो इसका मुख्य कारण है कि भोजन में जल की मात्रा कम हो गई है। जल जो हमें भोजन में लेना चाहिए, मतलब कि ये शरीर है 72% जल इसमें होना चाहिए। ये है बना हुआ शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो 72% जल हमें जो है सो अपने भोजन में लेना चाहिए फल के माध्यम से, क्योंकि 90% के आसपास फल में जल मिल जाता है। और सलाद, कच्चे जो खाए जा सकते हैं सलाद के रूप में सब्जी,
वो आप लें, उसमें 60% और उससे भी अधिक होता है। तो इस प्रकार आप भोजन को अपने संतुलित कर सकते हैं और डायबिटीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। हाँ, आसन और प्राणायाम करना होगा, क्योंकि आसन करने से वो ऑर्गन एक्टिवेट होता है मतलब कि मरे हुए अवस्था में, या यूँ कहें कि पार्श्विक निष्क्रिय की अवस्था से वो मुक्त हो करके पूर्ण सजीव होता है और तब इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। तो उसे हमें एक्टिवेट करने के लिए आसन, क्या आसन करने चाहिए? आसन तो कई सारे हैं, लेकिन मुख्य आसन मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। पहला आसन, आप इस प्रकार बैठ जाएं वज्रासन में, और इसको कहते हैं मंडूक आसन। नाम आपने खूब सुना होगा, मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए दोनों ही हाथ उंगलियों को बांध लेते हैं, इस प्रकार मुट्ठी बांध लेते हैं और अंगूठा को अंदर कर लेते हैं। इस प्रकार देखिए, पेट के ऊपर में हमें बल प्रयोग करना है, सांस निकाल के और पेट को पचकाना है। पीठ की तरफ सांस पूरी की पूरी बाहर निकल जाती है और तब हमें जैसो दबाव देना है, पेट पे इस तरफ से दबाव देना है। दाहिना हाथ नाभि के दाहिनी तरफ, पेट के दाहिनी तरफ, बायां हाथ नाभि के बाईं तरफ और ऊपर से लेके नीचे तक का प्रेशर बनाना है। बाईं तरफ वो पेनक्रियाज है, इस पे आपका मन केंद्रीभूत हो और इसके दबाव को अनुभव करें आप। ये हम करते हैं, करके दिखाते हैं आपको। आप देखिए इसको, पहले सांस खूब भर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सांस बाहर निकालनी है और पेट को पचकाना है, इसीलिए सांस पूरी भर लीजिए। सांस भर ली, अब एक बैग पेट पचकाऊंगा तो सांस छोड़नी होगी। देखिए, ये मेरा पेट बिल्कुल पचक गया। अब इस प्रकार दबाव देंगे, ऊपर से नीचे तक के दबाव देंगे, आगे झुकेंगे, गर्दन उठा देंगे और सांस को अंदर ही रोके रहेंगे, मतलब कि बाहर ही निकली हुई सांस को रोक के रखना है तब तक, जब तक कि आप सहजता से रोक सकें। इस प्रकार जब सांस लेने का मन हो तो आप आ जाइए ऊपर, सांस ले लीजिए, पूरी भर लीजिए और फिर 10 बार, कम से कम 10 बार करनी चाहिए। ये दबाव जितना अधिक देंगे उतना ही जल्दी एक्टिवेट होगा, सक्रिय हो जाएगा, तो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। फिर करते हैं, पहले गहरी सांस भर लीजिए, सांस निकाल दीजिए पूरी बाहर, पेट को पचकने दीजिए अंदर। सांस लेने के लिए आप उठ जाइए। अधिक से अधिक देर तक रहना चाहिए, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी अधिक देर तक रहने की। और अगर अधिक देर तक नहीं रहते हैं तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि नॉर्मल सांस में आ जाइए। पहले आप भर लीजिए सांस, पूरी सांस बाहर निकाल दीजिए, पेट को अंदर जाने दीजिए, दबाव डालिए। अब यहाँ आप धीमी गति में नॉर्मल सांस लें और जब सांस छोड़ें तो फिर अंदर की तरफ जैसे उसे दबाव दें। ये भी आप कर सकते हैं। जो देर तक बाहर सांस को रख के नहीं कर सकते, वो नॉर्मल सांस में भी इस प्रकार कर सकते हैं। तो कम से कम 10 बार करना चाहिए, अधिक करेंगे तो जल्दी एक्टिवेट होगा। तो ये मंडूक आसन था। इसके बाद आते हैं हम मेरु वक्रासन। मेरु वक्रासन का मतलब है, मेरु मतलब कमर, वक्रासन माने ट्विस्ट करना है। कमर से ऊपर के भाग को हमें ट्विस्ट करना है सांस छोड़ के। और पाँव की स्थिति, प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार, एक पाँव फैला दीजिए, बायां पाँव मैंने फैलाया है, दाहिना ऊपर कर लीजिए, यहाँ सांस पूरी भर लीजिए। अब सांस छोड़ते जाइए, पीछे के हाथ को और पीछे ले जाएंगे और ट्विस्ट करेंगे अधिक, कमर से ऊपर के भाग को मचोड़ेंगे। सांस आपकी बाहरी है,
यहाँ रुक जाइए थोड़ी देर और मन आपका उस एकाग्र कीजिए पेट पे, पेट के ऐंठन पे, बल पे, और अपने कैपेसिटी के अनुसार पीछे के हाथ को और पीछे ले जाएं और दबाव डालें ज़मीन पे, ताकि आप ट्विस्टिंग अधिक कर सकें, मचोर अधिक सकें, कमर से ऊपर के भाग को, गर्दन भी। फिर सांस लेते हुए आप सेंटर में आ जाइए, दूसरी तरफ जाइए, आप सांस छोड़ते जाइए, पीछे के हाथ को और पीछे ले जाइए और कमर से ऊपर के भाग को ट्विस्ट कीजिए, मचोड़िए, कुछ देर रुकिए, सांस बाहर है आपकी। फिर सांस लेने के लिए सेंटर में आ जाइए। ये एक राउंड हुआ। पैर बदल लीजिए, दूसरे पैर को, दाहिना पैर ज़मीन पे, बायां पैर उठाया है, बाईं तरफ हम ट्विस्ट करेंगे पहली बार। तो सांस भर लीजिए, सांस छोड़ते जाइए, पीछे के हाथ को और अधिक पीछे ले जाइए तो ट्विस्टिंग अच्छी बनेगी। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते जाइए और ट्विस्ट कीजिए, मचोड़िए कमर से ऊपर के भाग को, गर्दन भी, पीछे के हाथ को और पीछे ले जाइए। यहाँ रोकिए, सांस बाहर है आपकी और ट्विस्टिंग आपने बढ़ा दी। आपका ध्यान पेट के बल पे पड़े, मचोड़ने पे पड़े, पेट पे। ये था मेरू वक्रासन। इसे भी 10 बार करेंगे पैर बदल बदल के। अब चक्की चालानासन, तीसरा आसन। चक्की चालानासन में बहुत अधिक पेट में बल पड़ता है, तो इसको इस प्रकार करें, योग के माध्यम से हमारा मूवमेंट, मतलब शरीर का जो चलन है योग करते वक्त, और सांस के लेने और छोड़ने की गति किस प्रकार हो, कब हो, और मन आपका एकाग्र हो, इस पे जो बल पड़ता है उस पे आपका मन एकाग्र हो। आंखें भी बंद करके आप कर सकते हैं। एकाग्रता, मन की एकाग्रता बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मन के पास में बहुत बड़ी शक्ति है और वो शक्ति वहाँ केंद्रीभूत होकर के आपके ऑर्गन को एक्टिवेट कर देगी, निष्क्रिय को सक्रिय कर देगी। तो चक्की चालानासन के लिए प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें। सांस लेते हुए दाहिने पांव से आपको गुजरना है, बड़ी से बड़ी सर्किल बनानी है, पीछे आ जाइए, इसको मोड़ने नहीं दीजिएगा। सांस लेते हुए मैं आधी सर्किल आया, सांस छोड़ते हुए आधी सर्किल जाऊंगा अपने वहाँ प्रारंभिक स्थिति तक। सांस छोड़ते हुए यहाँ आया, देखिए एक बार और, सांस लेते हुए इस प्रकार पीछे, जितना पीछे जाएंगे उतना आप बल मिलेगा, पेट को मचोड़ना होगा, ऐंठन होगी, ये ज़रूरी है। सांस छोड़ते हुए ये, और इसे 10 बार क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज मानते हैं, तो 10 बार क्लॉकवाइज करना है और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में उठना है। सांस लेते हुए ये आधी सर्किल, आधा वृत्त सांस लेते हुए, आधा वृत्त सांस छोड़ते हुए, बड़ी से बड़ी वृत्त बनानी है। देखिए कितनी बड़ी वृत्त बन रही है। पीछे आएंगे और ये केहूनी नहीं मुड़ रही है, ये भी ध्यान हो, आपका मन एकाग्र हो, पेट में जो ऐंठन पड़ रही है उस पे। तो ये तीसरा आसन था। चौथा आसन इम्पॉर्टेंट आसन है, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। चौथा आसन सर्वांगासन। दोनों पाँवों को जोड़ लीजिए, सर से पाँव तक एक सीधी लाइन में ज़मीन पे, और दोनों बाजू बगल में, हथेली ज़मीन पे, इस प्रकार। ये जो है, ये आसन सर्वांगासन, कंधे से नीचे का भाग ऊपर उठाना है, कंधे से नीचे का भाग पूरा ऊपर उठाना है। कंधा और गर्दन, सर ज़मीन पे रहेगा, बाकी सभी ऊपर उठ जाएंगे। तो इस प्रकार आप सांस ले लीजिए, दोनों पाँव को उठाइए, फिर पाँव मोड़िए और एक झटके में आपको उठ जाना है, और पीछे कमर पे आप सपोर्ट दे दीजिए।
कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रेट हो जाएं। जैसे कि ये अगर हुआ तो ये तो दूसरा आसन हो गया, ये विपरीत करनी आसन है, लाभ नहीं मिलेगा। एकदम सीधा ऊपर की तरफ, और पीछे के हाथ को और पीछे कमर से आप नीचे उतारिए और इस प्रकार स्ट्रेट हो जाइए। कोशिश कीजिए। सर्वांगासन बहुत ही कारगर आसन है। इससे सिर्फ शुगर ही नहीं, सभी अंग का ये आसन माना गया है और सभी रोगों में इसका लाभ मिलता है। जितनी देर आप रह सकें, नॉर्मल सांस है, बिल्कुल नॉर्मल सांस, और आपका ध्यान पेट पे, ये ऊर्ध्वगामी आसन कहलाता है। ऊर्ध्वगामी कहते हैं जीवन को प्राप्त करना, अपने बस में करना, और अधोगामी का अर्थ होता है मृत्यु की तरफ जाना। तो ये ऊर्ध्वगामी आसन है। इसको तो घंटों घंटों योगी लोग करते हैं, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। और इसके साथ ही करना है ये हलासन। देखिए, हलासन के लिए आप इस प्रकार थोड़ा सा झुक जाइए, कमर का सपोर्ट हटा लीजिए और पैर को पीछे की तरफ जाने दीजिए और ज़मीन पे आ जाइए। ये हलासन है। ये देखिए, ये हलासन, यहाँ पेट पे आपका ध्यान हो, पेट बिल्कुल अंदर घुस गया और पैनक्रियाज एक्टिवेट होना ही होना है। इंसुलिन बनाएगा जब पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा। ये हलासन, हल की तरह खेत जोतते हैं ना, हल, उसी से ये नाम लिया गया है, हलासन। थोड़ी देर रहिए, कोशिश कीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा। आप फिर आ जाइए वापस, इस प्रकार धीरे धीरे सपोर्ट में आ जाइए और फिर ज़मीन पे आप पाँव रख दीजिए धीरे धीरे। तो ये आपने आसन देखे इतना आसान आप कर लें तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप 90 दिन, बहुत हो गए, 90 दिनों के अंदर ही इस रोग से मुक्ति पा लेंगे। अब आता है प्राणायाम। मैं सिर्फ नाम बोलूँगा, ये प्रचलित प्राणायाम है, आप लोग सभी जानते हैं और इसको कीजिए। वो है, एक तो है कपालभाति प्राणायाम और दूसरा है भस्त्रिका प्राणायाम। तो इतने आप आसन और प्राणायाम करें और आपको लाभ मिले। साथ ही अपने डाइट को जितना अधिक से अधिक जल तत्व दे सकें वो आपको लाभकारी में होगा। धन्यवाद आप सबों को, फिर नमन। तो आपने देखा योग के माध्यम से कैसे हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार झा, प्राकृतिक चिकित्सक, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट एंड सर्टिफाइड इन इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट एंड ज़ीरो वोल्ट थेरेपी। आइए आज के इस योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आपका स्वास्थ्य इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है पुनः। साथियों, आज का विषय डायबिटीज़ है, यानी कि मधुमेह। आज हम जानेंगे कि डायबिटीज़ किसे कहते हैं, ये होता क्यों है, इसके लक्षण क्या क्या हैं और फिर इससे बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, प्राकृतिक उपाय कौन से करने चाहिए। साथियों, ये डायबिटीज़ का साधारण अर्थ यही लिया जाता है कि हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। यूँ तो शुगर हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी ऊर्जाएँ बनती है वो इस शुगर से ही बनती है। हम दिन भर जो काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें जो ऊर्जा लगती है वो ऊर्जा इसी शुगर से मिलती है। इतना महत्वपूर्ण है शुगर हमारे लिए। लेकिन यह बीमारी का रूप तब लेता है
या इसे बीमारी तब समझा जाता है जब इसकी मात्रा हमारे रक्त में अधिक हो जाती है। आइए दोस्तों, इसे ही हम शुगर कहते हैं। अब हम जानेंगे कि इसकी मात्रा अधिक होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। साथियों, हम भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होकर वो अंतिम रूप में शुगर बनता है ग्लूकोज के रूप में, जो हमारे रक्त में जाता है और ये रक्त के द्वारा हमारे शरीर के प्रत्येक सेल्स तक पहुंचता है और सेल्स इसको अपने अंदर ग्रहण करता है और वहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होता है, फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है और वही ऊर्जा हम खर्च करते हैं। इसमें भूमिका होती है हमारे ग्लैंड्स, जिसे पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज शुगर को पचाने के लिए इंसुलिन के रूप में पाचक रस निकालती है। ये इंसुलिन ही इस शुगर को पचाने का काम करता है, या यूं कहें कि इसे उस सेल तक ले जाने का और उसे अंदर पहुंचाने का काम करती है। तो जब अब पहली अवस्था ये होती है कि जब ये इंसुलिन का बनना कम हो जाए तो उस अवस्था में शुगर रक्त में अधिक हो जाता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि हम अपने भोजन में अगर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिकाधिक कर देते हैं, हम 2 या 3 बार खाते हैं, अगर तीनों बार अपने भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता कर दें तो इसके लिए फिर ये कठिनाई पैदा करेगा, हमारे पैंक्रियाज पर लोड डालेगा, क्योंकि फिर उतने कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने के लिए उतनी ही मात्रा में इंसुलिन चाहिए, जबकि वो एक निर्धारित मात्रा में इंसुलिन का निर्माण करता है। अंदाजन कहा जाए तो 250 से 300 मिलीलीटर ये प्रतिदिन वो इंसुलिन स्रावित करता है। तो साथियों, हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट का जब अधिकाधिक प्रयोग करने लगते हैं तो ये फिर स्थिति बनती है कि हम शुगर के मरीज़ बन सकते हैं। तीसरी बात, असमय भोजन करना। साथियों, चूँकि प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से हम बोल रहे हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा जो कहती है, प्राकृतिक चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि में हर अंग का अपना एक रिदम होता है जो प्रकृति से मिला होता है। प्रकृति के साथ एक रिदमेटिक व्यू में ये कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर इसे हम इस रूप में जान सकते हैं कि सनराइज के साथ हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि सनराइज के साथ ही हमारे बॉडी में वो हार्मोन्स जो हमें एक्टिव मोड में रखते हैं, जिन्हें हम कॉर्टिसोल कहते हैं, उसका स्राव होने लगता है। तो चूँकि अब दिन निकल आया है तो हमें एक्टिवली कार्य करना है, तो हम एक्टिव रहते हैं। तो इस दृष्टि से वैसे हार्मोन्स का सिक्रेशन करने वाले ग्रंथि एक्टिव हो जाते हैं। फिर सनसेट के साथ फिर सारे अंग निष्क्रिय होने लगते हैं, वो भी स्लीपिंग मोड में जाने लगते हैं। और सनसेट के उपरांत मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स हमारे बॉडी में सिक्रित होता है, जो हमें रिलैक्स मोड में ले जाता है, स्लीपिंग मोड में ले जाता है। तो साथियों, ये 8 बजे के बाद हमारा ये पैंक्रियाज सोने के मोड में होता है, स्लीपिंग मोड में होता है। लेकिन हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का है कि हम लेट आवर भोजन करते हैं, हम रात्रि के 10 बजे 11 बजे भोजन करते हैं। तो ऐसे भोजन का पाचन कठिन हो जाएगा। इनके कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो है साथियों, वो मुश्किल से होगा, दिक्कत से होगा, या बार बार ऐसी स्थिति बनने से पैंक्रियाज धीरे धीरे अपनी कार्य क्षमता को खोने लगता है। तो हम इसमें सहयोग करें। तो असमय भोजन भी हमारे लिए ये मधुमेह का कारण बन सकता है। तो ये कारण है सामान्य रूप से। इसके अलावे अत्यधिक चिंता करने से भी शुगर बन सकता है। आप अत्यधिक मानसिक रूप से परेशानी की हालत में गुजर रहे हों तो भी ये शुगर की
अवस्था बन सकती है, शुगर के मरीज आप हो सकते हैं। दुश्चिंता, मानसिक चिंता, मानसिक परेशानी से आप बार बार अगर गुजर रहे हैं तो ये भी शुगर का कारण बन सकता है। एक कारण और कि आपका लीवर खराब हो जाए, आपकी किडनी खराब हो जाए तो भी आप शुगर के मरीज हो सकते हैं, क्योंकि लीवर जो है यह हमारे ब्लड में जो अनयूज्ड शुगर हैं उसे ये स्टोर करते हैं अपने पास। अगर लीवर की क्षमता कमज़ोर हो जाए तो फिर इसे स्टोर भी लीवर नहीं कर पाएगा, तो फिर वो ब्लड में ही पड़ा रहेगा और ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो फिर हम शुगर के मरीज हो जाएंगे। तो इसके अलावे भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कभी कभी शुगर ऑटो इम्यून डिजीज़ के रूप में प्रकट होता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ से तात्पर्य है कि जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे ही शरीर के सेल्स के खिलाफ कार्य करने लगती है, ये अवस्था बनती है तब। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं कि जब कभी कोई एनिमल प्रोटीन लेते हैं, मिल्क ले लें, हम एनिमल प्रोटीन के तौर पर मिल्क ले लें, तो मिल्क में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन अगर कभी बिना पचे हुए ब्लड में पहुंच जाए तो ऐसे प्रोटीन के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी कार्य करती है, ऐसे प्रोटीन को शरीर से निकाल बाहर करती है। तो उस स्थिति में मस्तिष्क ये निर्देश देता है इम्यूनिटी को कि इसे बाहर किया जाए, और इम्यूनिटी उसके खिलाफ लड़के उसे बाहर करती है। और संयोग से ये हमारे पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं इसकी और उस मिल्क से बने हुए उस प्रोटीन दोनों की संरचना में लगभग समानता है, और जब ये समानता मिलती है तो इम्यूनिटी हमारे बीटा सेल्स को भी उखाड़ फेंकने का काम करने लगती है। और इस हालत में हमारा बीटा सेल्स जब मरने लगा, मारा जाने लगा, निकाल बाहर फेंका जाने लगा, तो फिर इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो इस कारण से अगर ब्लड में शुगर अधिक हो जाता है तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ कहला जाता है। साथियों, ये तो थे विभिन्न कारण जिसके द्वारा कि ये डायबिटीज़ का निर्माण होता है। लेकिन अब इसे कुछ लक्षण भी हम लोग जान लें कि इसके लक्षण में भूख अधिक लगता है, प्यास अधिक लगेगा, पेशाब बार बार आएगा, सुस्ती छाएगी, आपको कमज़ोरी लगेगा, शरीर दुबला होने लगेगा, ये सब इसके लक्षण हैं। तो जब ऐसे लक्षण हों तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है। हमें समझना है कि हमें अपने शरीर के लिए कुछ करना है। क्या करना है? कुछ ऐसे नियम अपनाने हैं जो कि इन लक्षणों से हम बाहर आ जाएं। आइए साथियों, अब हम इसके निवारण की चर्चा करेंगे कि ये हो ही नहीं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डायबिटीज़ के हम मरीज बने ही नहीं, इसके लिए हमें सावधानी बरतनी है। क्या बरतनी है? सबसे पहले कि हमें अपना लाइफ स्टाइल जो मेरा अननेचुरल हो चुका है उसे हम जानें और उसे नेचुरल लाइफ स्टाइल में परिवर्तित करें। नेचुरल लाइफ स्टाइल क्या है? समय से सोना, 7 से 9 घंटे की नींद हमें रात में लेनी है। सूर्योदय के साथ हम उठें। हमें सूर्य की रोशनी का भी सेवन लगभग 30 मिनट तक करना है, 15 मिनट से 30 मिनट तक हमें इसका भी सेवन करना है। प्राकृतिक भोजन हमें करना है। हमें शुद्ध हवा लेनी है, शुद्ध जल का सेवन करना है। पानी की जितनी मात्रा हमें ज़रूरत है उतनी हमें ज़रूर पीनी चाहिए। हमें प्रतिदिन कम से कम, चूँकि पेशाब के रास्ते और पसीने के रास्ते हमारे शरीर से प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर पानी निकलता है, तो हमें 2.5 लीटर मिनिमम पानी चाहिए ही चाहिए। तो 2.5 से 3 लीटर पानी हमें 24 घंटे में पीना है। तो ये नियम अगर अपनाया जाए तो साथियों, हम इस नियम को अपनाने से ही, प्राकृतिक भोजन अपनाएं, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, तो ही हम शुगर से बचे रह सकते हैं। और जीवन शैली में गड़बड़ी के कारण अगर ये रोग पैदा हुए हैं और जीवन शैली को सुधार लिया जाए तो फिर ये रोग रिवर्स हो जाएंगे, हम इससे बाहर हो जाएंगे। सीधी सी बात है। तो साथियों, इसके लिए अब प्राकृतिक चिकित्सा में कौन कौन से साधन हैं चिकित्सा के तौर पर? तो पहला है
जैसा कि प्राकृतिक चिकित्सा का जो दर्शन है, फिलॉसफी है, उसकी जो दृष्टि है वो कहती है, वो रोगों को अलग अलग नहीं देखती, वो सारे रोगों को एक ही कहती है कि सारे रोग एक हैं। नाम कुछ भी हो सकता है, उसके कारण एक हैं, इसलिए निवारण एक हैं। कारण क्या है? एक कारण है एक कि शरीर में जो गंदगी पड़ी जमी हुई गंदगी है उसका अधिक देर तक रह जाना। साथियों, जब ये गंदगी हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल्स के रूप में पड़ी पड़ी आंतों में सड़ती है तो ये टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, और यही टॉक्सिन्स हमारे जब ब्लड में पहुंचता है तो हमारा ब्लड जहरीला हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, और यही सभी बीमारियों का कारण बनता है। तो साथियों, हमें अपने भोजन को, भोजन की मात्रा को कितना करना है, पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि भोजन की मात्रा हम उतनी ही लें जितनी ज़रूरत है, उससे थोड़ा कम लें। प्राकृतिक भोजन में अपने फल और सब्जी को अधिकाधिक सेवन करें। अगर हमारा जो ब्लड है वो 80% एल्कलाइन है और 20% एसिडिक है, तो इस तरह का ब्लड तभी बनेगा जब हमारा डाइट भी होगा 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक। तो 80% अल्कलाइन का मतलब है, अल्कलाइन फूड क्या है? तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, नट्स इन रॉ फॉर्म। इसके अलावे अनाज में अगर हम कहें तो ये चोकर सहित गेहूं के आटे, चोकरदार गेहूं के आटे। चावल की बात करें तो चावल में कण सहित, कण वाले चावल, आजकल बाज़ार में पॉलिश्ड चावल मिलते हैं, वो कण निकाल दिए जाते हैं और उसी कण का तो आजकल मार्केट में तेल भी मिल रहा है। तो साथियों, हम भोजन में ऐसे अल्कलाइन फूड को शामिल करें, अल्कलिनिटी को शामिल करें। दाल को कम कर दें, क्योंकि एक उम्र के बाद दाल आपके शरीर में प्रोटीन का कार्य जो है वो है शरीर के ग्रोथ में अपना सहयोग देना, विकास में, बढ़ोतरी में। दूसरा, शरीर के सेल्स के टूट फूट में हो जाने पर उसके निर्माण में उसका योगदान होता है। तो जब एक खास उम्र के बाद 20 या 25 के बाद तो हमारा ग्रोथ रुक जाता है, तो फिर सिर्फ मेंटेनेंस ही होता है हमारे बॉडी में। तो मेंटेनेंस के लिए हम जो ये भोजन लेते हैं ये सफिशिएंट है प्रोटीन के लिए, इसलिए प्रोटीन के पीछे बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है। लोग प्रोटीन का एक बड़ा भूत खड़ा किए हुए हैं कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। साथियों, प्रोटीन आप जो भोजन लेंगे प्राकृतिक, उसमें सफिशिएंट प्रोटीन है जो आपके शरीर के मेंटेनेंस के लिए कार्य करेगा। तो ये हमारा भोजन होगा। अब चिकित्सा के तौर पर हम अगर जानना चाहें तो चिकित्सा में हम पहले जो गंदगी शरीर में पड़ी है उसे बाहर करेंगे। उसे बाहर करने के लिए हम एनिमा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पेट की गर्म और ठंडी सेक करते हैं, पेट की गर्म ठंडी सेक देते हैं। इसके कारण इससे जो शरीर में मल पड़ा हुआ है वो शरीर से टूटकर बाहर निकलता है। एनिमा के द्वारा वो टूटे हुए मल को ये पानी उसे धो करके बाहर निकाल देता है। इसके अलावे हमें कटी स्नान लेना है। कटी स्नान यानी कि कमर का स्नान लेना है। ये दो तरह का, ये जल चिकित्सा है, ये दो तरह का है। एक है कि सिर्फ ठंडे जल में हम बैठेंगे 5 मिनट। इससे क्या होगा कि हम अपने कमर को ठंडे जल में रखेंगे किसी बाथ टब में। घर में जो कपड़ा धोने वाला जो टब होता है बड़ा सा, जिसे गमला कहते हैं, अगर वो थोड़ा बड़े आकार का ले लिया जाए तो हम घर में कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जल चिकित्सा में पहला हुआ ठंडे जल का कटी स्नान। ये 5 मिनट के लिए हम सुबह ले लें, फिर मॉर्निंग वॉक पे चले जाएं या योगा करने लगें। या क्योंकि वो ठंडे जल में जब हम बैठते हैं 5 मिनट तो हमारा कटी प्रदेश पेट सहित काफ़ी ठंडा हो जाता है, भीतर के सारे अंग ठंडे हो जाते हैं। उसे पुनः गर्माहट प्रदान करनी होती है, क्योंकि इसका जो लाभ है वो लाभ ये है कि ठंडे में बैठने के कारण हमारे वहाँ की जितनी भी रक्त नलिकाएं हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप वहाँ से ब्लड दूर हटती हैं। फिर उसे हमें गर्म करना होता है। गर्म करने के लिए या तो हम टहलें,
उसे कटे स्नान के पश्चात हम सूखे कपड़े से उसे रगड़ रगड़ कर गर्म कर लें, या टहलना शुरू कर दें, या योग शुरू कर लें। अगर ये भी नहीं कर रहे हैं तो आप कंबल ढक के सो जाएं, ताकि आपको बॉडी को पुनः गर्माहट प्रदान करनी है, क्योंकि गर्म फिर हम जब बॉडी को करते हैं तो इस ठंडा और गर्म के कारण वहाँ का रक्त संचार सही हो जाता है। और रक्त संचार सही होने में क्या है कि उन रक्त नलिकाओं में जो गंदगियाँ बैठी होती हैं वो टूट जाती हैं वहाँ से, और वहाँ से वो मेन स्ट्रीम में आती हैं। मेन स्ट्रीम में आकर के फिर किडनी उसे ब्लड से छान करके उसे शरीर से बाहर निकाल देती है। तो साथियों, ये ठंडे जल का कटी स्नान और गर्म और ठंडे जल का कटी स्नान, मतलब उसमें 2 टब लेंगे, एक टब में गर्म जल होगा, दूसरे में ठंडा जल होगा। ये 18 मिनट की चिकित्सा है। 3 मिनट गर्म जल में, 1 मिनट ठंडे जल में बैठेंगे। ये प्रक्रिया हम 3 बार करेंगे। तो 3 बार में 3 मिनट गर्म में, 1 मिनट ठंडे में, यानी कि 4 मिनट। ऐसा 3 बार करेंगे तो ये 12 मिनट लग गया। और चौथी बार 3 मिनट गर्म और 3 मिनट ठंडा, यानी कि 6 मिनट। 12 6 18, ये 18 मिनट में आपकी ये चिकित्सा पूरी हो जाती है। तो ये चिकित्सा हमारे पैंक्रियाज को, सिर्फ पैंक्रियाज ही नहीं, पेट के सारे ऑर्गन्स को एक्टिव करती है। हमारा डाइजेशन भी सुधारता है, हमारा पैंक्रियाज भी एक्टिव हो जाता है, लीवर भी ठीक होने लगता है अगर लीवर में कुछ गड़बड़ियां हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा में किसी एक रोगों की चिकित्सा नहीं होती। प्राकृतिक चिकित्सा रोगी के पूरे शरीर की चिकित्सा होती है। परिणाम स्वरूप आपके कोई एक ही रोग नहीं जाएंगे, आपके शरीर के सारे रोग चले जाएंगे। अगर आप कहें कि मुझे डायबिटीज़ है, बीपी है, आर्थराइटिस है, मेरा डायबिटीज़ आप सिर्फ ठीक कर दें, तो ऐसा संभव नहीं होगा। डायबिटीज़ ठीक होगा तो ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, आपका आर्थराइटिस भी ठीक होगा। तो आइए साथियों, इतनी कारगर ये चिकित्सा पद्धति है, हम एक बार अपनाएं, इस जीवन शैली को अपनाएं, तो फिर हम रोगग्रस्त होंगे ही नहीं। तो साथियों, रोग से डरना नहीं है, इसके निदान के लिए सोचना है, और निदान सरल है, आसान है। हम जीवन शैली को बदलें तो फिर हम किसी भी रोग से बाहर निकल सकते हैं। आइए साथियों, आपने बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में हम लोग इसी प्रकार पुनः एक बार मिलेंगे। नमस्कार। तो डायबिटीज को कैसे करना है कंट्रोल, ये तो आपने सीख लिया। अगले कार्यक्रम में हम एक और नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।